आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में तो हमने जो ये शिक्षण अधिगम के सिद्धांत राजन सीरीज को पढ़ाना स्टार्ट किया है लघुत्तरी प्रश्नों को। तो देखिए ये लघुत्तरी प्रश्नों का सीरीज ख़त्म होने के कगार पे है। तो चलिए वीडियो से जल्दी से जुड़ जाइए और जो भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि यहाँ पे क्लास लिया जा रहा है। और जल्दी से पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस यहाँ से प्रैक्टिस करते चलिए। और प्रीवियस वीडियो का हमने इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और टेलीग्राम से जुड़ने का भी इसमें लिंक है और हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कौन सा क्लास कब चलना है। और नेक्स्ट वीडियो आपका थर्ड पेपर का आएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और जो ना समझ में आए कमेंट कर दीजिए और जो भी डाउट हो वो कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। तो चलिए प्रश्न नंबर 75 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के बारे में बताने को कह रहा है। तो आपको पता है जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाजपा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया था। तो चलिए इसी के बारे में पढ़ा जाए। 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, यानी कि जो एनईपी 2020 है ये तीसरी शिक्षा नीति है। इसके पूर्व वर्ष 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पहली तथा वर्ष 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में शिक्षा नीति बनवाई गई थी, जिसे वर्ष 1992 में संशोधित किया गया था। यानी कि सबसे पहले 1968 में आया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में शिक्षा नीति, फिर उसके बाद 1968 का उल्टा कर दीजिए 1986। ठीक, तो 1986 में राजीव गांधी के सरकार में, 1986 के बाद 92 में संशोधन किया गया था। कोठारी आयोग जो आया था वो उसी के पैटर्न पे चल रहा था, 10th + 2 + 3। अब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये किस पैटर्न पे है, 5 + 3 + 3 + 4। यानी कि स्टार्टिंग के 5 साल के यहाँ प्री प्राइमरी होंगे, उसके बाद 3 हो जाएंगे, उसके बाद 3, और ये जो 4 होंगे ये 4 ये कैरियर काउंसलिंग होंगे। तो जून 2017 में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति का प्रारूप बनाने के लिए के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में, तो जून 2017 में केंद्र सरकार ने एनईपी का जो ड्राफ्टिंग करने के लिए के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में एक समिति गठित की थी, जिसने मई 2019 में केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रदान की थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी कि ये भारत सरकार मंत्रालय है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो MHRD है उसे हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कह देंगे, नाम चेंज हो गया है। शिक्षा पर कुल GDP का 6% का व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कोठारी आयोग में भी ये कहा गया था 6% पर पूरे GDP का व्यय करना है। स्कूली शिक्षा 10th + 2 पैटर्न के स्थान पर अब 5 देखिए 5 + 3 + 3 + 4। तो स्टार्टिंग के 2 अंक क्या है, सेम है, 3 3 है और लास्ट और स्टार्टिंग में ये 5 है और एक कम है, तो 5 4 का पैटर्न निर्धारित किया गया है। तो ये स्कूली शिक्षा के बारे में क्या होगा एनईपी, तो ये पैटर्न होगा। 5 वर्ष के पहले चरण में, तो ये जो 5 वर्ष का जो पहला चरण है, 3 वर्ष क्या होगा, आंगनबाड़ी या प्री स्कूल। यानी कि इसमें जो 5 वर्ष में जो 3 साल होगा आंगनबाड़ी और प्री स्कूल या प्री प्राइमरी लेवल, और 2 वर्ष
पहली व दूसरी कक्षा की पढ़ाई होगी। यानी कि अब 3 वर्ष का बच्चा है तो वो आंगनबाड़ी में जा सकता है और उसके बाद वो पहली और दूसरी कक्षा की पढ़ाई करेगा। यानी कि ये जो 5 है इसमें भी 3+2 है। कहने का मतलब ये जो 3 साल है आंगनबाड़ी का और प्री प्राइमरी स्कूल माना जाएगा, और जो 2 साल होगा ये क्लास 1 और क्लास 2 माना जाएगा। इसके पश्चात तीसरे से 5वीं कक्षा, 6ठी से 8वीं कक्षा और 9वीं से 12वीं कक्षा के 3 स्तर होंगे। तो यहाँ पे क्लास 2 तक हो गया, उसके बाद इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक। इसमें 4 है 8, व 9th, 10th, 11th, 12th, तो ये 4 क्लास ये हो गया। तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में संबंधित प्राधिकारी द्वारा परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी। कक्षा 9 से विषय का विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे वर्ष में 10 दिन बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे। यानी कि क्लास 6 to 8 के बच्चे वर्ष में क्या करेंगे, 10 दिन बिना बैग के स्कूल जाएंगे, और इस दौरान उन्हें स्थानीय कारोबारियों और शिल्पकारों के पास इंटर्नशिप कराई जाएगी। स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य स्तर पर स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी गठित की जाएगी। यानी कि स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी गठित की जाएगी। राज्य की विशेषताओं और जानकारियों के आधार पर सभी राज्य अपना पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। यानी कि राज्य इसमें स्वतंत्र है, वो अपना पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। सभी स्थानीय भाषाओं में स्कूली पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर फोकस रहेगा। यानी कि जो हमारा मदर टंग है या स्थानीय भाषा है, मान लीजिए किसी का उड़िया, बंगाली, पंजाबी, मराठी, तो उसके उस भाषा में स्कूली पुस्तकों बुक्स को अवेलेबल कराने पर फोकस रहेगा। बस्ते का बोझ कम रखा जाएगा। यानी कि NEP क्या सुझाता है, शिक्षा बिना बोझ के। नई नीति के यानी कि NEP 2020 के अंतर्गत बच्चों के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति और परंपराओं को शामिल किया जाएगा। प्रायोगिक शिक्षा जैसे शिक्षा शास्त्र के पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पुस्तकों को पढ़ने का चलन बढ़ाया जाएगा और डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी। बच्चों की योग्यता का मूल्यांकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से किया जाएगा और समग्र रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। यानी कि अब मूल्यांकन बच्चों का समग्र रूप से कैसे होगा, शिक्षा शास्त्र पढ़ाया जाएगा, डिजिटल लाइब्रेरी होगी, ऑनलाइन एजुकेशन बताया जाएगा और AI के माध्यम से उनका समग्र रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। बच्चों का रिपोर्ट कार्ड होलिस्टिक होगा, जिसमें 3 विधि से मूल्यांकन, जिसमें एक मूल्यांकन स्वयं बच्चे द्वारा, दूसरा मूल्यांकन उसके सहपाठी द्वारा और तीसरा मूल्यांकन शिक्षक द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो रिजल्ट बनेगा, रिपोर्ट कार्ड बनेगा, वो होलिस्टिक होगा और 3 विधि से मूल्यांकन होगा। एक तो वो स्वयं करेगा, दूसरा उसके मित्र, दोस्त, यार, सहपाठी करेंगे और तीसरा शिक्षक करेंगे। तो ये तो हो गया जो स्टार्टिंग के 5 साल हो गए, 1 और 2 और आंगनबाड़ी, उसके बाद +3 यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक के। अब उच्च शिक्षा यानी कि उच्च शिक्षा में देखिए उच्च शिक्षा में कैसे लागू होगा। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से मिले क्रेडिट का लेखा जोखा रखने के लिए डिजिटल स्तर पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। फाइनल डिग्री में इन क्रेडिट को जोड़ा जा सकेगा। उच्च शिक्षा में शोध की संस्कृति और क्षमता बढ़ाने के लिए सर्वोच्च संस्था के तौर पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा।
मेडिकल लॉ और आर्किटेक्चर को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा आयोग हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि HECI का गठन होगा। यानी कि मेडिकल लॉ और आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट के छोड़ के जहाँ पढ़ाए जाते हैं संस्थान, वहाँ उसको छोड़ के उच्च शिक्षा आयोग गठन होगा और उसका क्या नाम होगा? HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। सरकारी और निजी सभी यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पर एक ही तरह के नियम और मानक लागू होंगे। यानी कि वो चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, सब पे क्या होंगे? एक ही रूल लगेंगे। सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक प्रवेश परीक्षा होगी। अंडर ग्रेजुएट डिग्री यूजी कई एग्जिट ऑप्शन और इस अवधि के भीतर उचित प्रमाणीकरण के साथ 3 या 4 वर्ष की हो सकती है। यानी कि आप किसी भी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष में आप एग्जिट का ऑप्शन उसमें अवेलेबल रहेगा। इस अवधि के भीतर क्या करना है? उचित प्रमाण का, और 3 से 4 साल का ये होगा। 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा, यानी कि 1 वर्ष आप फाइनल करते हैं तो आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। 2 वर्ष के बाद आपको एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री मिल जाएगी और चौथे वर्ष में आपको रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री, यानी कि 1 साल में सर्टिफिकेट मिल जाएगा, प्रमाण पत्र, दूसरे में एडवांस डिप्लोमा, तीसरे में स्नातक की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री, और चौथे में ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी। तो ये रही आपकी उच्च शिक्षा की नई शिक्षा नीति। और ये प्री प्राइमरी लेवल यानी कि 5+3+3 का था, 4 का। और देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? कक्षा 5 तक अनिवार्य रूप से मातृभाषा और स्थानीय भाषा में पढ़ाई होगी। यानी कि क्लास 5 तक मातृभाषा और स्थानीय भाषा क्या होगी? कंपलसरी होगी। इसके बाद की कक्षाओं में भी इसे प्राथमिकता में रखा जाएगा। स्कूल और उच्च शिक्षा में संस्कृति का विकल्प मिलेगा। सेकेंडरी लेवल पर कोरियाई, स्पेनिश, पुर्तगाली, फ्रेंच, जर्मन, जापानी और रूसी आदि विदेशी भाषाओं से चुनने का भी अवसर होगा। सभी राज्यों, जिलों को डे टाइम बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें कला, करियर और खेल से संबंधित गतिविधियां होंगी। छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों का लेखा जोखा रखने को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बनेगा। निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को भी निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृत्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में प्रवेश दर 100% व उच्च शिक्षा में 50% प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी कि वर्ष 2030 तक इस आयोग का क्या है लक्ष्य? 100% स्कूली शिक्षा में और 50% कॉलेज लाइफ में, उच्च शिक्षा में प्रवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने कैंपस भारत में खोलने की अनुमति हो जाएगी। यानी कि जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं वो भारत के कोई भी कॉलेज या कैंपस में मान्यता उसकी दी जा सकती है। प्रश्न नंबर 76 है, प्रशिक्षण मॉड्यूल क्या है? तो प्रश्न नंबर 46 है, प्रशिक्षण मॉड्यूल के बारे में बताना है। तो शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन यानी कि वृद्धि, यानी कि शिक्षा के गुणात्मक वृद्धि हेतु सेवारत शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रशिक्षण के पूर्व विकसित किए जाते हैं जो प्रशिक्षण से संबंधित संपूर्ण जानकारी रखते हैं। प्रशिक्षण मॉड्यूल्स की सहायता से किसी भी प्रशिक्षण को आसानी से पूर्ण किया जाता है।
कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मॉड्यूल्स इस प्रकार हैं। पहला सबल सेवारत शिक्षकों के लिए बनाया गया प्रशिक्षण मॉड्यूल है। सबल के दो भाग हैं। सबल क्या होता है? विचार पत्रक होता है। दूसरा सबल क्या होता है? गतिविधि बैंक होता है। तो सबल विचार पत्रक, इस पत्रक में परीक्षा, मूल्यांकन आदि के विषय विवरण दिया गया है। जैसे परीक्षा क्या है, मूल्यांकन क्या है, परीक्षा से बच्चों को भय क्यों लगता है। सबल गतिविधि बैंक, तो सबल गतिविधि बैंक के बारे में जानते हैं। इसमें विभिन्न गतिविधियों को संकलित किया गया है। इस मॉड्यूल में कक्षा 1 से 5 तक के समस्त विषयों की विषय सामग्रियों के शिक्षण के संदर्भ में गतिविधियां दी गई हैं। दूसरी पहल क्या है प्रशिक्षण मॉड्यूल की? यह भी महत्वपूर्ण संदर्शिका है। यह संदर्शिका प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाध्यापिकाओं हेतु उपयोगी है। इस संदर्शिका में विद्यालय का प्रबंधन, वित्तीय संसाधन का प्रबंधन, शैक्षिक गुणवत्ता एवं संप्राप्ति, ब्रिज कोर्स, वैकल्पिक शिक्षा आदि के विषय में विस्तार से दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 का साधन क्या है? साधन प्रशिक्षण मॉड्यूल प्राथमिक स्तर पर शिक्षण करने वाले शिक्षकों हेतु। इस मॉड्यूल में प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों एवं पाठ्यपुस्तकों पर आधारित विकसित शिक्षक संदर्शिकाओं के विषय में विस्तार से समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 76। प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु गठित हंटर आयोग का योगदान बताइए। तो प्रारंभिक शिक्षा के विकास में हंटर आयोग का क्या योगदान है वो बताना है। तो हंटर आयोग के बारे में देखते हैं। लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा की समस्याओं को दूर करने तथा जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार करने के लिए 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था। लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा की समस्या जो भी थी उसको दूर करने के लिए 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था। इस आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। यानी कि इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम हंटर थे। यानी कि जो हंटर आयोग है, सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने कोशिश किया भारतीय शिक्षा की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने के लिए। सबसे पहले 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया और इसके आयोग के अध्यक्ष को सर विलियम हंटर को बनाया गया। अतः इनके नाम से इस आयोग को हंटर आयोग अथवा हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि हंटर आयोग या हंटर कमीशन के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि सर विलियम हंटर के नाम पे ही हंटर आयोग को हंटर कमीशन कहा गया और सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने भारतीय समस्याओं को शिक्षा में जो भी थी उसको दूर करने के लिए 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था। हंटर आयोग के सुझाव और सिफारिशें क्या थी? तो हंटर आयोग की सुझाव और सिफारिशें प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया और इसके प्रत्येक भाग जैसे पाठ्य व शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि के विषय में जो सुझाव सरकार को प्रस्तुत किए हुए निम्नवत हैं। सरकार प्राथमिक विद्यालयों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करें। प्राथमिक शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य जनसाधारण में शिक्षा का विस्तार करना है। प्राथमिक शिक्षा को व्यवहारिक बनाया जाए। आदिवासियों एवं पिछड़ी जातियों में प्राथमिक शिक्षा प्रसार के लिए ठोस कदम उठाया जाए। प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन एवं संचालन का पूर्ण दायित्व सरकार को जिला परिषदों, नगर पालिकाओं आदि स्थानीय निकायों को सौंप देना चाहिए। प्रश्न नंबर 78 क्या है? बाल अधिकार तथा राष्ट्रीय बाल नीति पर टिप्पणी कीजिए। तो बाल अधिकार तथा राष्ट्रीय बाल नीति पर टिप्पणी करने को चलिए देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी। बाल अधिकार संबंधी बिंदु इस प्रकार हैं। यानी कि बाल अधिकार नीति है वो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन ने 20 नवंबर
1989 को किया था। तो बच्चों को जन्म के पश्चात पंजीकरण और राष्ट्रीयता का अधिकार होना चाहिए। बच्चों को माता पिता के विरुद्ध अलग नहीं करना है। बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने हेतु राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। बच्चों को नशीले पदार्थों के प्रयोग से रोकना। शरणार्थी बच्चों को संरक्षण प्रदान करना। बच्चों को लैंगिक शोषण से बचाना, कोई भेदभाव नहीं करना जेंडर के आधार पर। राष्ट्रीय बाल नीति, भारत सरकार ने 22 अगस्त 1947 को बच्चों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की। यानी कि राष्ट्रीय बाल नीति को भारत सरकार ने 22 अगस्त 1947 को बच्चों के कल्याण हेतु एक नई नीति बनाई, जिसे राष्ट्रीय बाल नीति कहा गया, जिसके अंतर्गत बालकों का पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करने हेतु निम्न उपाय किए गए। पहला, राज्य को 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। सेकंड क्या है, बालकों को उनके माता पिता से अलग न रखा जाए जब तक वह जीवन यापन करने में सक्षम न हो। थर्ड क्या है, प्रतिभा संपन्न बच्चों का पता लगाने, प्रोत्साहन देने एवं सहायता देने हेतु राज्य को विशेष कार्यक्रम संचालित करना चाहिए। चौथा क्या है, राज्य को मादक पदार्थों का सेवन एवं नशीले उत्पादन तथा व्यापार आदि से बच्चों को बचाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी राष्ट्रीय बाल नीति 22 अगस्त 1947 को बच्चों के कल्याण के लिए, बाल कल्याण के लिए बनाई गई थी भारत सरकार द्वारा। और बाल अधिकार बनाया गया था यूएन द्वारा 20 नवंबर 1989 को। यही मेन पॉइंट है, इसी को याद करना है। तो इस प्रकार हमने हंटर आयोग पढ़ लिया, राष्ट्रीय बाल नीति हो गया और बाल वो हो गया, और इसके बाद हमने एनईपी पढ़ लिया। तो एनईपी में जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और इस वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट हम इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। टेलीग्राम का भी लिंक है, व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। और वीडियो को जो भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप है उसमें आप लोग शेयर कर सकते हैं वीडियो को पढ़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।